हाय एवरीवन, थर्मोडायनेमिक्स कर रहे थे हम लोग और लास्ट लेक्चर में थर्ड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स को समाप्त किए थे। अब आगे के जो टॉपिक्स हैं इसमें थर्मोडायनेमिक्स में एडवांस टॉपिक है, कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। फ्री एनर्जी फंक्शंस दो तरह के आते हैं इसमें। नंबर 1 हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी और वर्क फंक्शन ए, और दूसरा है गिब्स फ्री एनर्जी, या सिंपली इसे हम गिब्स एनर्जी भी कहते हैं। सिंपली इसे हम गिब्स एनर्जी भी कहते हैं, कैपिटल जी। वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट एकेडमिक एग्जाम और आगे के लिए यह टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है। ठीक, मेनली 11-12 में ये गिब्स फ्री एनर्जी बहुत ज़्यादा है, लेकिन उसके आगे आप जा रहे हो, कोई कंपटीशन का एग्जाम दे रहे हो तो फिर वहाँ ये दोनों इम्पॉर्टेंट है। ये तो है ही, फिर वहाँ ये भी हो जाएगा। केवल आप बोर्ड एग्जाम को फोकस कर रहे हो तो ये फिर इम्पॉर्टेंट नहीं है, केवल ये इम्पॉर्टेंट है। गिब्स फ्री एनर्जी, इसको हम लोग गिब्स एनर्जी भी कहते हैं, बेहद इम्पॉर्टेंट, हर जगह आ जाएगा। एक एक करके डील करेंगे। सबसे पहले हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी या वर्क फंक्शन को हम डील करेंगे। ए सिंबल लिख देते हैं, डायरेक्ट समझ जाओगे। इसको एक थर्मोडायनेमिक्स इक्वेशन से हम लोग दिखाते हैं। ए = E minus Ts. Here A is called work function of the system. A is called work function of the system. E is the internal energy of the system. E is the internal energy of the system. T is the temperature of the system. Temperature of the system, and S is the entropy of the system. S is the entropy of the system. अब हम पीछे पढ़े हुए हैं कि यह जो इंटरनल एनर्जी और इंट्रोपी है, बोथ आर स्टेट फंक्शन, बोथ आर स्टेट फंक्शन। तो इसका मतलब A इज ऑल्सो या स्टेट फंक्शन, A इज ऑल्सो या स्टेट फंक्शन। उसी प्रकार से A जो है एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी होगा, A एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी भी होगा। तो यह जो हेल्महोल्ट्ज फ्री एनर्जी जिसे हम वर्क फंक्शन कह रहे हैं A, उसको एक थर्मोडायनेमिक्स एक्सप्रेशन से हम लोग दिखाते हैं। A = E - Ts। कौन सा टर्म क्या है इसको हम समझ गए। ऑब्जेक्टिव के लिए इंपॉर्टेंट है। ए जो है स्टेट फंक्शन है और यह एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है, लाइक इंथैल्पी माने इंटरनल एनर्जी। ई इज इंटरनल एनर्जी, नॉट इंथैल्पी, एंड इंट्रॉपी। अब हम अभी थोड़ा देर पहले पढ़े, मतलब कि पिछला लेक्चर में, कि एक रिवर्सिबल प्रोसेस के दरमियान जो इंट्रॉपी चेंज करता है ΔS, इसका वैल्यू था Q reversible/T। तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके लिख सकते हैं T ΔS = Q रिवर्सिबल। इसको 2 मान लो। तो इसका मतलब क्या हो गया यहाँ से कि जो T और S का प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ T and S इज इक्विवेलेंट टू हीट, कि टेम्परेचर और जो इंट्रॉपी चेंज है ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होते हैं तो वह किसके इक्विवेलेंट हो जाता है, हीट के। Q यहाँ पे हीट है, इसी एक्सप्रेशन से तो निकाले।
अब यदि यहाँ टी डेल्टा एस क्यू रिवर्सिबल के बराबर है तो यहाँ से हम लोग देख रहे हैं कि टी और एस तो इंटरनल एनर्जी के साथ माइनस में है, सब्ट्रैक्शन में है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम यह जो पूरा का पूरा टर्म है टी डेल्टा एस या क्यू रिवर्सिबल उसे सब्ट्रैक्ट किया जा सकता है इंटरनल एनर्जी से। मतलब इंटरनल एनर्जी को यदि हम इंटरनल एनर्जी में यदि हम माइनस करें टी डेल्टा एस या क्यू रिवर्सिबल को तो वहाँ से हमें मिलेगा ए। वहाँ से हमें क्या मिल जाएगा? ए, मतलब कि वर्क फंक्शन। तो हम कह सकते हैं कि वर्क फंक्शन जो है इंटरनल एनर्जी माइनस हीट, इंटरनल एनर्जी माइनस हीट के सिस्टम के पास जो उसका अपना इंटरनल एनर्जी है उसमें माइनस कर दिया जाए रिवर्सिबल प्रोसेस का हीट को तो निकलेगा, वो कहलाएगा वर्क फंक्शन। खैर इसी में अब हम लोग आगे बढ़ें। ये दो इक्वेशन अभी तक हमने लेट करा है। अब इसी इक्वेशन 1 को हम दो अलग अलग फॉर्म में लिख सकते हैं। इक्वेशन 1 को ही एट कांस्टेंट टेम्परेचर वन कैन बी रिटेन इन टू डिफरेंट फॉर्म्स। A1 इक्वल टू लिख सकते हो E1 माइनस टी S1। टेम्परेचर को हम कांस्टेंट दिए हुए हैं तो इसको नहीं करेंगे चेंज। A2 को लिख सकते हो E2 माइनस टी S2। इसको 3 मान लो, इसको 4। और अब करो क्या कि 4 में 3 को घटा दो तो A2 माइनस A1 हो जाएगा। E2 माइनस टी S2 माइनस E1 माइनस टी S1। ठीक है, तो यहाँ से अब आ जाओ, इसको हम लिख सकते हैं डेल्टा ए एट कांस्टेंट टी। A2 माइनस A1 चेंज इन वर्क फंक्शन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। इसको ज़रा सॉल्व करो तो हो जाएगा E2 माइनस टी S2 माइनस E1 प्लस टी S1। तो फिर से हो जाएगा E2 माइनस E1 और यहाँ से तुम T को ले लोगे कॉमन तो S1 माइनस S2, या फिर ऐसे E2 माइनस E1 माइनस कॉमन ले लो तो T S2 माइनस S1। तो यहाँ से लिख सकते हो डेल्टा E A एट कांस्टेंट T बराबर डेल्टा E माइनस T डेल्टा S। ऐसे डेल्टा ए एट कांस्टेंट टी इक्वल टू डेल्टा ई माइनस टी डेल्टा एस। और इसे हम मान लेंगे इक्वेशन नंबर 5। ऐसे बहुत इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या इससे कंक्लूजन आएगा? अब सो जरा देखना। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में हमने पढ़ा था, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स क्या पढ़े थे इसमें हम कि रिवर्सिबल प्रोसेस के दरमियान जो हीट चेंज होता है क्यू रिवर्सिबल, वो बराबर होता है चेंज इन इंटरनल एनर्जी प्लस प्रेशर वॉल्यूम वर्क, मतलब डब्लू मैक्स। मैक्सिमम वर्क यहाँ लिख देते हैं, डब्लू मैक्स इज द मैक्सिमम वर्क इन रिवर्सिबल प्रोसेस। रिवर्सिबल प्रोसेस के दरमियान मैक्सिमम वर्क जो होता है उसे हम डब्लू मैक्स लिखते हैं। इसको मान लो इक्वेशन नंबर 6। अभी इधर कहीं हम इक्वेशन 2 लिखे थे, इक्वेशन 2 भी कहीं से लिखे थे। क्या लिखे थे? टी डेल्टा एस बराबर क्यू रिवर्सिबल, ऐसा ये था 2। अब जरा 2 और 6 को कंसिडर करो, इक्वेशन 2 और 6 को कंसिडर करो। फ्रॉम 2 and 6, फ्रॉम 2 and 6 क्यू रिवर्सिबल की जगह इसको लिख सकते हैं हम लोग टी डेल्टा एस इक्वल टू डेल्टा ई प्लस डब्लू मैक्स।
लिख सकते हैं, इसको 7 मान लिया जाए। अब 5 और 7 को ज़रा देखो, 5 और 7 को ज़रा देखो, तो टी डेल्टा एस का वैल्यू वहाँ पुट कर दो। तो डेल्टा ए एट कांस्टेंट टी बराबर है डेल्टा ई माइनस, यहाँ हम 5 और 7 को कंसिडर किए हुए हैं, 5 और 7 को, दिस वन इज 5, दिस वन इज 7, तो यहाँ जो टी डेल्टा एस है ना, इसका वैल्यू पुट करेंगे। तो डेल्टा ई माइनस डब्लू मैक्स, तो डेल्टा ई माइनस डेल्टा ई प्लस डब्लू मैक्स, तो ये तो ख़त्म ही हो जाएगा। सॉरी यहाँ प्लस में है तो ये माइनस ही बचेगा। तो यहाँ से हम इसे माइनस को इधर यदि कर दें तो डेल्टा ए एट कांस्टेंट टी इक्वल टू डब्लू मैक्स 8। यहाँ से अब डेफिनेशन निकलेगा, कुछ था नहीं, बड़ा आसान सा चीज़। यहाँ से देखो शुरू किए थे हम, ए इक्वल टू ई माइनस टी एस, ई कहाँ से आया तो डायरेक्ट तुम्हें याद रखना होगा कि जो वर्क फंक्शन है ए, उसका रिलेशन इंटरनल एनर्जी, इंट्रॉपी और टेम्परेचर के साथ इस तरह से है। फिर हम पढ़े हुए थे कि जो इंट्रॉपी चेंज है डेल्टा एस रिवर्सिबल प्रोसेस में वो बराबर होता है क्यू रिवर्सिबल बाई टी का, तो यहाँ से ये वाला आ गया इक्वेशन नंबर 2। फिर हमने क्या करा, इसको दो अलग अलग फॉर्म में लिखा और उसके बाद यहाँ से एक नया एक्सप्रेशन आ गया 5 नंबर। फिर उसके बाद हम क्या किए कि इस इक्वेशन में जो है यहाँ क्यू रिवर्सिबल जो टी डेल्टा एस के बराबर था, इसको हम इक्वेशन 6 में लेकर के गए तो हमें ये चीज़ मिला 7, और लास्ट में इस 5 और 7 को कंसिडर करा हमने, तो यहाँ जो टी डेल्टा एस का ये वैल्यू था उससे हम यहाँ ला करके पुट कर दिए, तो यहाँ से ऐसा लास्टली आ गया माइनस डेल्टा ए टी इक्वल टू डब्लू मैक्स। अब यहाँ से क्या स्टेटमेंट बनेगा, क्या डेफिनेशन बनेगा, उसको समझ लो। यहाँ से हम डेफिनेशन देने वाले हैं वर्क फंक्शन का। क्या, द थर्मोडायनेमिक फंक्शन हुज डिक्रीज एट constant temperature, whose decrease at constant temperature gives the maximum amount of work available during the reversible transformation, available during the reversible transformation of this system from one state to another state is called its work function। डेफिनेशन इसका क्या लिखे जरा ध्यान से देखोगे, इससे आया है डेफिनेशन इस इक्वेशन 8 से कि द थर्मोडायनामिक फंक्शन हुज डिक्रीज एट कांस्टेंट टेम्परेचर कीप्स द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क। यहाँ तक ही समझ में आ जाएगा। देखो यहाँ डेल्टा ए के आगे माइनस का साइन लगा हुआ है, इसका मतलब कि इसका वैल्यू घटेगा, टेम्परेचर को हम कांस्टेंट रखे हुए हैं, तो कहने का मतलब जब इस ए का वैल्यू एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे घट रहा है तो जो वैल्यू घटा उससे तुम्हें मिलेगा क्या, मैक्सिमम वर्क। और यह मैक्सिमम वर्क कौन सा वर्क होगा, जो रिवर्सिबल प्रोसेस के दरमियान अवेलेबल रहेगा तुम्हारे पास। तो अब ऐसे हम लोग समझें कि जब कोई सिस्टम एक रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन करता है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पे, तो उस सिस्टम का
जो डिक्रीज करता है, उस सिस्टम का जो डिक्रीज करता है एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे जो कि बराबर है मैक्सिमम वर्क का, वही डिक्रीज कहलाता है इसके लिए वर्क फंक्शन। मतलब मोटा मोटी ऐसे समझ लो कि कोई सिस्टम है जो कि एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जा रहा है, मतलब कि यह एक स्टेट फंक्शन है, तो उस दरमियान उस सिस्टम का जो वर्क फंक्शन डिक्रीज करेगा वह बराबर होगा मैक्सिमम वर्क का। मतलब कि उस डिक्रीज ऑफ वर्क फंक्शन को आप मैक्सिमम वर्क में कन्वर्ट कर सकते हो। इसका ये स्टेटमेंट हो गया। डायरेक्ट लिखा हुआ है कि यह एक थर्मोडायनेमिक फंक्शन है जो कांस्टेंट टेम्परेचर पे जब डिक्रीज करता है तो जितना डिक्रीज करेगा वह बदलता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ वर्क में। मतलब कोई सिस्टम यदि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पे वर्क कर रहा है रिवर्सिबल प्रोसेस के दरमियान, तो वह जितना भी वर्क कर रहा है इसका मतलब उस सिस्टम के अंदर कुछ होगा जो उसके बराबर घट रहा होगा। उस वर्क के बराबर जितना वर्क किया, 500 जूल वर्क किया तो 500 जूल उसके अंदर कुछ डिक्रीज कर रहा होगा, और जो डिक्रीज कर रहा होगा वही कहलाएगा उसके लिए वर्क फंक्शन, वर्क वाला फंक्शन। समझ रहे हो? डेफिनेशन थोड़ा सा अटपटा है लेकिन यही चीज़ है, तो समझना होगा इसे क्या है। सो लास्टली एक बार देख लो, समझ में आ जाएगा कि एक रिवर्सिबल ट्रांसफॉर्मेशन के दरमियान जब कोई सिस्टम एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जाता है तो जो मैक्सिमम वर्क अवेलेबल होता है उस दरमियान, तो उस मैक्सिमम वर्क का अवेलेबिलिटी के लिए सिस्टम के अंदर जो चीज़ घटता है, जो डिक्रीज करता है, उसी को हम कहते हैं वर्क फंक्शन। ठीक है, बड़ा इंपॉर्टेंट बात हो गया। तो मतलब यहाँ से ये याद रखना है कि इस इक्वेशन को फाइनली याद रखो। एक इसको याद रख सकते हो, लास्ट में इसको तो याद करना ही होगा, माइनस डेल्टा ए टी डब्ल्यू मैक्स, और एक जो शुरू का था ए माइनस ई टी एस, बस। अब आगे हम लोग इसका कुछ रिलेशन देखेंगे वॉल्यूम वगैरह के साथ। नोट्स में ये चीज़ें नहीं हैं, इसीलिए इसे आप यहीं से करोगे। वेरिएशन ऑफ वर्क फंक्शन विथ वॉल्यूम एंड टेम्परेचर। वॉल्यूम और टेम्परेचर का वर्क फंक्शन के साथ वेरिएशन क्या हम पढ़े हुए हैं, ए इक्वल टू ई माइनस टी एस। इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखो तो डी ए बराबर डी माइनस टी डी एस माइनस एस टी टी। ठीक है, ठीक। अब हम जानते हैं यहाँ से कि डी एस बराबर टी क्यू रिवर्सिबल बाई टी, तो यहाँ से हम टी डी एस को लिख सकते हैं डायरेक्ट डी क्यू रिवर्सिबल। तो टी डी एस का ये वैल्यू यहाँ पुट कर दो तो डी ए इक्वल टू हो जाएगा डी ए इक्वल टू डी माइनस डी क्यू रिवर्सिबल माइनस एस टी टी। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कहता है कि डी क्यू रिवर्सिबल बराबर होगा डी प्लस पी डी वी का। तो अब इसको भी यहाँ पुट कर ही दो तो फिर डी ए इक्वल टू हो जाएगा डी माइनस डी माइनस पी डी वी माइनस एच डी टी। तो डी डी खत्म हो जाएगा तो डी ए इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एस टी टी। ये हो गया। आता है ऐसे ऐसे 4 एक्सप्रेशन दिए हुए रहेंगे, आप पूछेगा कि बताओ इसमें से कौन सा एक्सप्रेशन है जो सही है, कौन सा एक्सप्रेशन है इसमें जो सही है। ऐसे कुछ किए नहीं हम, ए बराबर ई माइनस टी था, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखे डिफरेंशिएट करके
तो डी ए बराबर डी दोनों को कर दिए, टी को कांस्टेंट रखे, एस को डिफ्रेंशिएट किए, एस को कांस्टेंट रखे, टी को डिफ्रेंशिएट किए। अब हम लोग एस बराबर क्यू बाई टी पढ़े हुए थे, तो यहाँ डी लगा हुआ है तो इसमें भी हम लोग डी लगा देंगे, तो टी डी एस बराबर इतना आ जाएगा। अभी टी डी एस का वैल्यू यहाँ हम पुट कर दिए तो ऐसे आया। फर्स्ट ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में पढ़े हुए हैं कि क्यू बराबर ई प्लस डब्लू था, तो डब्लू को पी डी भी लिख दिए और डिफरेंशियल फॉर्म में था। जब इसे पुट किए तो फाइनल एक्सप्रेशन यहाँ से ये आ गया, डी ए बराबर माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। और यहाँ से क्या क्या केसेस एराइज होंगे उसे समझो। तो इधर अब मिटा दिया जाए। केस 1 आइसोथर्मल प्रोसेस हो, आइसोथर्मल प्रोसेस। तो आइसोथर्मल प्रोसेस में हम क्या जानते हैं, डी टी जीरो होता है, तो वहाँ से जब लिखोगे तो डी ए बराबर माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी था, तो अभी जीरो हो जाएगा, तो डी ए बराबर माइनस पी डी वी। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, डी ए बाई डी वी एट कॉन्स्टेंट टी बराबर माइनस पी। तो डिफरेंशियल फॉर्म में फिर इसको ऐसे डेल ए बाई डेल वी एट कॉन्स्टेंट टी इक्वल टू माइनस पी। अब चूँकि प्रेशर तो कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, प्रेशर कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, इसलिए हम इसको प्रेशर को हटा करके डायरेक्ट लिखेंगे डेल ए बाई डेल बी एट कांस्टेंट टी इक्वल टू नेगेटिव। तो इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वर्क फंक्शन of a system decreases with increase in volume, decreases with increase in volume। देखो यहाँ से जब इसका वैल्यू बढ़ाओगे तो पूरे रेशियो का वैल्यू घटेगा, और घटेगा भी तो इधर माइनस लगा हुआ है मतलब और घटेगा। तो ये बोल रहा है कि जब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो उस केस में जैसे ही किसी सिस्टम का वॉल्यूम बढ़ेगा तो वॉल्यूम बढ़ने से उसका वर्क फंक्शन क्या होगा, घटेगा। और वर्क फंक्शन जो घटेगा वो डायरेक्ट कन्वर्ट होगा किस में, वो वर्क में। वर्क फंक्शन जो भी घटेगा वो कन्वर्ट होगा किस में, वर्क में। नेक्स्ट केस 2 फॉर आइसोकोरिक प्रोसेस। कोई आइसोकोरिक प्रोसेस है तो हम लोग डी भी जीरो लेते हैं। तो अब डी भी जीरो लोगे तो डी ए बराबर माइनस पी इंटू जीरो माइनस एस डी टी। तो ये डी ए बराबर हो जाएगा माइनस एस डी टी। हम लिख सकते हैं डी ए बराबर डी टी एट कॉन्स्टेंट पी बराबर माइनस एस। अब अगेन इंट्रॉपी कभी नेगेटिव हो ही नहीं सकता है, तो डायरेक्ट डी ए बाई डी टी एट कॉन्स्टेंट पी बराबर नेगेटिव वैल्यू, ऐसा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ एट कांस्टेंट वॉल्यूम द वर्क फंक्शन ऑफ ए सिस्टम decreases with increase in temperature। कंप्लीट बात कह गए। एक जो हम रिलेशन लाए वॉल्यूम, टेम्परेचर और वर्क फंक्शन का, यहाँ से डी ए इक्वल टू माइनस पी डी वी माइनस एच डी टी। तो यहाँ हम लोग देख रहे हैं कि वेरिएबल टर्म वॉल्यूम है और वेरिएबल टर्म टेम्परेचर है, वर्क फंक्शन तो मेन है। अब इसी में से हम क्या किए कि एक बार ये जो वेरिएबल टर्म था उसे कांस्टेंट कर दिए, एक बार टेम्परेचर कांस्टेंट कर दिए, एक बार वॉल्यूम। अब टेम्परेचर कांस्टेंट है तो फिर आइसोथर्मल प्रोसेस है,
जैसे ही dt को 0 करोगे ये वाला चीज़ आएगा, और इसका मतलब ये हुआ कि एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर किसी भी सिस्टम का वर्क फंक्शन घटेगा वॉल्यूम बढ़ाने से। उसी प्रकार से वहाँ आ गया सेम चीज़ कि एक कांस्टेंट प्रेशर पर किसी भी सिस्टम का वर्क फंक्शन घटेगा टेम्परेचर बढ़ाने से। तो इतना याद रखो ना, यही आएगा कि टेम्परेचर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम बढ़ाने से वर्क फंक्शन घटेगा, और जब प्रेशर कांस्टेंट है तो टेम्परेचर बढ़ाने से वर्क फंक्शन घटेगा। नेगेटिव आ रहा है दोनों जगह, पॉजिटिव आता मतलब बढ़ता है, दोनों जगह नेगेटिव आया है मतलब घट रहा है। तो इसी में बीच बीच से कुछ भी ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, एग्जाम में बनता ही है वैसा क्वेश्चन। पूरा स्टेटमेंट लिख देगा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर द वर्क फंक्शन ऑफ ए सिस्टम, ऑप्शन दे देगा डिक्रीजेज विथ इंक्रीज इन वॉल्यूम, डिक्रीजेज विथ डिक्रीज इन वॉल्यूम, इंक्रीजेज विथ डिक्रीज इन वॉल्यूम, कुछ भी दे सकता है। ठीक है, तो इन स्टेटमेंट्स को आप डायरेक्ट याद रखोगे, ये स्टेटमेंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट है ऑब्जेक्टिव के लिए। तो ये दो फ्री एनर्जी फंक्शंस में से एक को हमने कर लिया, हेल्महोल्ट्ज़ फ्री एनर्जी या वर्क फंक्शन को कर लिया हमने। नेक्स्ट लेक्चर में जो है गिब्स फ्री एनर्जी के बारे में बताएंगे, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट वही है, तो उसके बारे में नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।